पवन आईएएस। सर आजकल 18th लोकसभा इलेक्शन फेज में चल रहा है सर, और एज ए स्टूडेंट और समवन हु इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स वी आर ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। सर, टू नो अबाउट इट फ्रॉम समवन हु हैज taught for UPSC for more than 2 decades is a very special occasion for people like me. सर प्लीज लोकसभा इलेक्शन के बारे में जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था उसके बारे में कुछ बताएं सर। गुड क्वेश्चन अविनाश। आपको पता है कि भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लोकतंत्र की जननी पूरे विश्व में भारत को माना जाता है, और सही मायनों में तो भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया की मानी जाती है। अब जैसे आज इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक लंबी अवधि में, ऐसे ही पहला इलेक्शन हुआ था अक्टूबर 1951 से लेकर मार्च 1952 तक, लंबी अवधि में हुआ था। ये शुरुआत इलेक्शन की इस तरीके से हुई थी। सर क्या लीगल फ्रेमवर्क क्या थी सर, मतलब जैसे प्रक्रिया जो होती है प्रोसेस इलेक्शन की, सो फर्स्ट इलेक्शन के सर क्या प्रोसेस क्या था सर? देखिए, इलेक्शन कराने के लिए सबसे पहले हमको एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए है, एक कानून चाहिए है। तो सबसे महत्वपूर्ण कानून तो हमारा संविधान ही था। तो आपको पता है संविधान लागू हो चुका था 26 जनवरी 1950 को। अब आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, बट हमारे संविधान में इलेक्शन के लिए कुछ ही मुद्दे डिस्कस किए गए हैं, बाकी पार्लियामेंट पे छोड़े गए थे। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 2 कानून पास किए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। अब एक में वोटर रजिस्ट्रेशन है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है उसमें बताया गया, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं कि इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन मशीनरी क्या होगी, क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स की क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये सब हमको आरपीए 1951 में मिल जाता है। तो सही मायनों में ये हमारे कानून बन गए। अब सबसे बड़ी एजेंसी जो थी वो हमारी इलेक्शन कमीशन थी। तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इलेक्शन कमिश्नर और भी हो सकते हैं, बट उस समय सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, मिस्टर सुकुमार सिंह। आज देखते हैं हम मल्टी मेंबर बॉडी हो जाती, लेकिन उस समय एक ही हुआ करते थे जिनको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते थे। उस समय सिंगल मेंबर बॉडी थी। 1989 में आके जब वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे काम ज्यादा हुआ तो उसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। उस समय सिंगल मेंबर बॉडी होती थी। सर जो वोटिंग की सर जो एलिजिबिलिटी थी सर उस समय क्या थी सर, क्योंकि उस समय हमें याद है कि सर उसमें रिफ्यूजीज भी बहुत अमाउंट ऑफ इंडिया में रह रहे थे, तो सर क्या उन सभी को वोटिंग राइट्स मिल गई थी? आर्टिकल 326 हमारे संविधान का, वो सबको राइट टू वोट देता है, संवैधानिक अधिकार देता है। अब अंग्रेज, ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने पहली बार वोट किया 1951-52 में, तो हमारे लिए वो नई चीज थी। अंग्रेजों के समय भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वोट देने के अधिकार थे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हुआ करते थे। प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन से, इनकम क्वालिफिकेशन से, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, उस बेस पे होता था। उस नाते सिर्फ 14% पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। लेकिन जब इंडिपेंडेंस हो गई हमारी, तब हमारी 36 करोड़ पॉपुलेशन हुआ करती थी, और भारत ने उस समय ये ठाना कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे, यूनिवर्सल का मतलब है पुरुष को भी, महिला को भी, एडल्ट का मतलब एक उम्र के ऊपर सबको वोट देने का अधिकार दिया गया। तो उस नाते देखा जाए लगभग आधी पॉपुलेशन 17.5 करोड़ लोगों को वोट देने का अधिकार भारत देने वाला था, चूज किया था कि हम सबको वोट देने का, सभी को वोट देने का अधिकार देंगे। तो 21 साल की एज कम से कम होनी चाहिए। आर्टिकल 326 में पहले 21 साल की एज थी, लेकिन 61st अमेंडमेंट के तहत उसको 18 साल कर दिया गया था राजीव गांधी के समय में, जो कि अभी है सर। हाँ, जो अभी है। उस समय 21 साल की एज थी, और चूंकि भारत नया नया आजाद हुआ था, बहुत सारे मैकेनिज्म नहीं बने हुए थे। रेजिडेंस की बात आ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उस समय रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो रहा था, कोई मैकेनिज्म बना नहीं था। ऐसे में फिर ये रखा गया कि जो लोग भारत में 6 महीने से रह रहे हैं और 21 साल के हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। लेकिन ये इन्फ्लक्स होता ही जा रहा था, तो उस समय फिर ये सोचा गया कि ऐसा करते हैं, कोई ये दिखा दे कि हम यहाँ रह रहे हैं बस, तो वो अवधि खत्म कर दी गई थी। बस 21 साल की उम्र हो और आप भारत में रह रहे हैं तो आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। इस तरीके से रिफ्यूजीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था वोटिंग के सिस्टम में।
और यहीं पर एक खास बात आपको बताऊं महिलाओं को लेके, हमारे यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था उस समय तक अच्छी तरीके से। जी। अब यहाँ पर महिलाओं की जो हमारा पैटर्न था वो ये था कि वो अपना नाम लिखाती थी तो फलाने की मदर है या फलाने की वाइफ है। अभी भी होता है सर, अभी भी होता है ना, आपके गांव में चलता है। उस समय इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, आपको आपका नाम लिखाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, आदेश जारी कर दिए थे। फिर भी महिलाओं ने अपना नाम ना लिखकर कि मैं उसकी मदर हूं या मैं उसकी वाइफ हूं, तो इस तरीके से करीब 28 लाख लोगों का वोट काटना पड़ा था। उन्होंने इस निर्देश को फॉलो नहीं किया। 28 लाख सर? हाँ, 28 लाख। अब उसमें खास बात ये हुई कि ऐसा करने से ये हुआ कि हमारे बिल्कुल जो देश नया नया स्वतंत्र हुआ था वहां महिलाओं की आइडेंटिटी बननी शुरू हुई। अब वो अपने नाम से वोट करने जा रही हैं। ये नए भारत की बहुत बड़ी बात थी। और नेहरू जी ने कहा ही था कि ये नया हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, नेहरू जिंदाबाद मत बोलो, नया हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। तो नए हिंदुस्तान के लिए बड़ी बात थी। सर कोई और जैसे कोई फैक्ट्स है, जैसे कितने सीटों पे इलेक्शन लड़े गए थे, या जो कौन सी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां पे इलेक्शन हुआ पहली बार? हाँ, देखिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम्स में भी काम आ जाती हैं। आजकल इलेक्शन हम लोग कर रहे हैं तो 543 सीट्स के लिए कर रहे हैं। उस समय लोकसभा का जो नंबर था वो 489 हुआ करता था। तो 489 सीट्स के लिए इलेक्शन हुआ था और 1874 कैंडिडेट्स उस समय कंटेस्टेंट थे, इलेक्शन लड़ रहे थे। 53 पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 14 पार्टीज उस समय नेशनल पार्टीज हुआ करती थी। और वोटर टर्नआउट की बात करें तो अर्बन सेंटर्स में लगभग 60% वोटिंग हुई थी और रूरल सेंटर्स में लगभग 40% वोटिंग हुई थी। एवरेज देखें तो लगभग 45.7% वोटिंग उस समय हुई थी। और अगर हम देखें कि ये पोलिंग शुरू होती है तो अक्टूबर के महीने में 25 अक्टूबर को पहली पोलिंग हुई थी 1951 में। हिमाचल प्रदेश में जो एरिया था, जो वैली का एरिया था, चीनी और पंगी, सबसे पहले वहां इलेक्शन कराया गया क्योंकि वो जाड़ा आने वाला था, सर्दी आने वाली थी कि वो वैली कट ऑफ हो जाती। तो वहां से शुरुआत हो जाती है वोटिंग की और उसके बाद फिर पूरे 6 महीने वोटिंग चलती है। सबसे ज्यादा वोटिंग केरल के कोट्टायम शहर में होती है और सबसे कम वोटिंग देखी गई थी उस समय मध्य प्रदेश के शहडोल में। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं आपको। हमारे जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो भी वोट देने आए थे और एक फॉरेस्ट पोलिंग बूथ पर तो 70% वोटिंग हुई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने बोल एंड एरोज लेके आए थे, अपने तीर कमान लेके आए थे। और एक पोलिंग बूथ पर तो ये भी बताया गया कि तेंदुए आ गए, हाथी आ गए, तो वहां तो कोई वोट देने गया भी नहीं। इस तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड डेमोक्रेसी के साथ उस समय तो सरप्राइजिंग था सर कि इतने अच्छे से कंडक्ट हो गया फर्स्ट इलेक्शन। सर जैसे कि अगर हम ये बात करें सर, कौन कौन से पार्टीज उभर के आई जो मेजर पार्टीज थी, सर उसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको जानते ही हैं, फ्रीडम मूवमेंट पूरा लड़ा था। तो सबसे पहले कांग्रेस जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी और आजकल कांग्रेस का जो सिंबल है वो पंजा है। अच्छा। उस समय 2 बैल हुआ करते थे। अच्छा। उस समय सिंबल 2 बैल का होता है। इंटरेस्टिंग सर। हाँ, मुझे लगा था सर कि जो पंजा सर वो शुरू से नहीं है। कांग्रेस में बाद में फिर स्प्लिट भी होती चली गई थी। तो उस समय 2 बैल हुआ करते थे कांग्रेस का। ऐसे ही और पार्टियां भी हुआ करती थी। भारतीय जनसंघ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। जनसंघ वही जो आज के टाइम में बीजेपी है। हाँ, ऐसे समझ लीजिए कि जनसंघ बीजेपी की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी, उसकी शुरुआत थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाई थी समय के आसपास। ऐसे ही वहां पर और पार्टियां हुआ करती थी। सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हुआ करती थी डॉक्टर BR अम्बेडकर की। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण पार्टियां थी जो इलेक्शन लड़ रही थी। सर कोई ऐसा कोई सरप्राइजिंग जो रिजल्ट रहा हो सर उस इलेक्शन में कुछ अगर? हाँ, रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताऊं। आजकल हम EVM के जरिए वोट देने लगे हैं, बट उससे पहले देखा जाए जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तो एक ही बॉक्स में हम लोग अपने अपने वोट डालते रहते हैं, जिसको भी हमने दिया है। पर उस समय क्या किया गया था, सभी पार्टी के लिए अलग अलग बॉक्स रख दिए गए थे। बॉक्स के ऊपर पार्टी का सिंबल था और जो वोट देने आते थे अपने समझ की, अपने जो उनकी चॉइस थी, उस डब्बे का सिंबल देख के उसमें वोट डाल दिया करते थे। उस समय इतनी साधारण तरीके से पोलिंग हुआ करती, मतलब इतना तामझाम तो नहीं। हाँ, इतना नहीं था। बिल्कुल सर। वो कोई सरप्राइजिंग कोई फैक्ट्स अगर कुछ
जैसे कोई ऐसा रिजल्ट जो आया जो आप लोगों को देखिए, इलेक्शन का नहीं- आउटकम आया फिर जी कांग्रेस ने उस समय 364 सीटें जीती थी, जो लगभग 74% सीटें हो जाती हैं उस समय। और ऐसे समझ लीजिए जैसे आज की तारीख में किसी पार्टी को 400 सीटें मिल जाएं, लगभग वैसा एक कांग्रेस के फेवर में आया था मैंडेट। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी थी, मतलब जो मेन अपोजिशन पार्टी कह लीजिए, जी। वो सीपीआई थी, जिसको 16 ही सीटें मिल पाई थी। तो ये सीपीआई मेन पार्टी हुआ करती थी। और इंटरेस्टिंग रिजल्ट की आपने बात पूछी, जी। तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत भारी भरकम व्यक्ति होते थे उस समय, बिल्कुल सर। संविधान के आर्किटेक्ट जनक माने जाते हैं। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से इलेक्शन लड़े थे, जी। और वहां पर वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उनकी पार्टी थी, उससे हार गए थे। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता दूं, आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी, जो बहुत महत्वपूर्ण नेता होते थे उस समय फ्रीडम स्ट्रगल के, वो भी फैजाबाद से इलेक्शन हार गए थे। तो कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट उस समय आए थे। फिर बाद में डॉक्टर अंबेडकर को राज्यसभा से पार्लियामेंट का मेंबर बनाया गया। वो बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हुआ करते थे। तो ये कुछ रिजल्ट थे जो बहुत सरप्राइजिंग होते थे। ये कुछ बातें हैं जो पहले इलेक्शन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुआ करती थी। थैंक यू सो मच सर, आपने सारी चीजों को इतनी इंटरेस्टिंग वे में बताया। आई थिंक दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड थैंक यू सो मच सर। चलिए, मैं एक मौका मिला कि छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर कर पाए। होप यू पीपल एंजॉयड दिस पर्टिकुलर थिंग।